जय हिंद विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में संख्या पद्धति के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम आपको बताएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इन सभी परिभाषाओं को बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि संख्या क्या है। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। तो संख्या एक प्रतीक है जो किसी वस्तु की मात्रा को व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए जैसे कहीं पे लिखा हो 5 कलम, अब यहां पर लिखा है 5 कलम, इसका मतलब हुआ कि कलमों की संख्या 5 है। जो यहां पर 5 लिखा है ये कलमों की मात्रा को दर्शाता है। दूसरा एग्जांपल 10 पुस्तकें, तो यहां पे जो 10 लिखा है ये पुस्तकों की मात्रा को दर्शाता है। तो आई होप आप संख्या की परिभाषा उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। इसके बाद आता है संख्या पद्धति। तो आज जो है हम संख्या पद्धति के बारे में ही पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो इसकी परिभाषा होती है कि ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे रूट -1, रूट -2, रूट -3, रूट -10, रूट -20। आप रूट के अंदर ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए किसी संख्या में, तो वह जो संख्या होती है काल्पनिक संख्या बन जाती है। तो ऐसे जो होंगी बहुत सी काल्पनिक संख्याएं आप लिख सकते हैं। अब इनका हम वर्ग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने रूट -1 का वर्ग किया तो हमें मिलेगा -1। अगर हम रूट -2 का वर्ग करें तो हमें -2 मिलेगा। अगर हम रूट -3 का वर्ग करें तो हमें -3 मिलेगा। तो इनकी परिभाषा ही होती है कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। तो यहां पर हमें जो भी मिल रहा है वर्ग करने पर वो ऋणात्मक मिल रहा है, और जो वास्तविक संख्या होती हैं उनका वर्ग करने पर सदैव धनात्मक मान मिलता है, और काल्पनिक संख्याओं का वर्ग करने पर सदैव ऋणात्मक मान मिलता है। और आपको बता दूं, जो ये आयोटा होता है इसे आई से दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं आयोटा। जो आयोटा है यह काल्पनिक इकाई है, और जो आयोटा होता है इसका मान होता है रूट -1। आयोटा का मान होता है रूट -1। अब उदाहरण के लिए जैसे रूट -10 लिखा है, इससे हम लिख सकते हैं रूट 10 गुणे रूट -1। तो रूट -10 को हम लिख सकते हैं रूट 10 गुणे रूट -1 बराबर रूट 10। अब रूट -1 बराबर है आयोटा के, तो यहां पर हो जाएगा आयोटा। तो हम काल्पनिक संख्याओं को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे आयोटा, फिर उसके बाद रूट 2 आयोटा, रूट 3 आयोटा, रूट 4 आयोटा। ऐसे भी हम काल्पनिक संख्याओं को दर्शा सकते हैं। तो आई होप आप काल्पनिक संख्याओं की परिभाषा उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपको वास्तविक संख्याओं को जो है प्रवाह आरेख की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आपको वास्तविक संख्याओं को प्रवाह आरेख की सहायता से समझाएंगे। देखिए, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका -3 हो गया, -2 हो गया, -5/2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 7/2 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर उसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे रूट 2, रूट 3,
√5, √7, √11, √13 ऐसे ही आप लिख सकते हैं। और जो पाई है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर जैसे √2 है, √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं। जैसे √2 है, √2 को हम लिख सकते हैं √2/1। अब तो ये p/q के रूप में दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये अपरिमेय है। अब √2 अपरिमेय क्यों है? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। √2 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। इसीलिए हम √2 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही आप √3, √5, √7, √11, √13 इन्हें जो है आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। फिर इसके बाद जो है परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 पूर्णांक और नंबर 2 अपूर्णांक। पूर्णांक वे संख्या होती हैं जिनमें दशमलव बिंदु नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0 भी जो है एक पूर्णांक है, क्योंकि इसमें दशमलव बिंदु नहीं होता है। और आप इसमें धनात्मक पूर्णांक भी ले सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, ये सभी जो है पूर्णांक हैं। फिर इसके बाद आता है अपूर्णांक। तो अपूर्णांक वे संख्या होती हैं जिसमें दशमलव बिंदु होता है। जैसे आप लिख सकते हैं 0.2, 0.3, उसके बाद 0.5, 5/2। अब जब आप 5/2 को हल करेंगे तो आपको मिलेगा 2.5। तो जो 5/2 है ये अपूर्णांक है। और आप लिख सकते हैं जैसे -3/2, ये भी जो है -3/2 ये भी अपूर्णांक है। हल करने पर आपको मिलेगा -1.5। तो आई होप आप पूर्णांक को भी समझ गए होंगे और अपूर्णांक को भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आता है ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए जो पूर्णांक है इसे दो भागों में बांटा गया है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक में जैसे आ जाएगा -5, -4, -3, -2, -1। और धनात्मक पूर्णांक में आएगा ये 1 से शुरू होंगे, 1, 2, 3, 4 और चलते रहेंगे ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ। और जो जीरो छूट रहा है, जो जीरो होता है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। यहां पर हम नोट कर रहे हैं जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जो जीरो है, जीरो एक तटस्थ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल संख्या है। देखिए जो जीरो है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, जीरो तटस्थ संख्या है, इसे बोलते हैं न्यूट्रल। तो जीरो जो है ये न्यूट्रल होता है, ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो इसके बाद हम आपको वास्तविक संख्याओं की परिभाषा और जो भी हेडिंग लिखे हैं इन सभी परिभाषाओं को उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम आपको वास्तविक संख्याओं की परिभाषा को बताएंगे। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आती हैं और अपरिमेय संख्या भी आती हैं। तो वास्तविक संख्याओं को जो है दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 परिमेय संख्याएं, नंबर 2 अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो वे संख्याएं जिनको p/q का मतलब है अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल 0, मतलब जो हर है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे आप लिख सकते हैं -5, -4, -3/2, 0, 1, 2, 3, 5/7। ये सभी जो है परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में
लिख सकते हैं। जैसे -5 है तो -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं। तो 0 जो है ये भी एक परिमेय संख्या है। जो 0 है इसे हम बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो जाता है तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। जैसे अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 5, अगर इसको हम 0 से भाग दे दें तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो हर में 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो वे संख्याएं जिनको P/Q का मतलब है अंश बटे हर के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0। उदाहरण के लिए जैसे √2, √3, √5, √7, 2 माइनस √3 आप ये भी ले सकते हैं, 3√7 और पाई, ये सभी जो है अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे एग्जाम्पल में आप बहुत सी संख्याएं ले सकते हैं। अब जैसे √2 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि जो √2 का दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती होगा। जब इसका आप दशमलव प्रसार निकालेंगे तो दशमलव के बाद जो भी अंक होंगे, अंकों की जो पुनरावृत्ति होगी अलग अलग होगी, अंक लगातार बदलते जाएंगे। तो √2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर हमने √2 को √2/1 लिखा है, अब ये P/Q के रूप में दिख रहा है, लेकिन इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे पूर्णांक। देखिए, जो परिमेय संख्या होती हैं इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 पूर्णांक और नंबर 2 अपूर्णांक। तो पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। तो वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं। देखिए, जो पूर्णांक होता है इसमें धनात्मक संख्या भी आ जाती हैं, ऋणात्मक संख्या भी आ जाती हैं और शून्य भी शामिल होता है। उन्हें पूर्णांक कहते हैं। इसमें दशमलव बिंदु नहीं होता है। जो पूर्णांक होता है इसमें दशमलव बिंदु नहीं होता है। पूर्णांकों को कैपिटल Z से दर्शाया जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे आप लिख सकते हैं -4, -3, -2, -1, 0। तो आप बहुत सी इसमें ऋणात्मक संख्याएं लिख सकते हैं। अब 0 भी इसमें शामिल हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक चलता रहेगा। और इधर जो है ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ऐसे जो है आप यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अपूर्णांक क्या होते हैं। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अपूर्णांक क्या होते हैं। अपूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इंटीजर्स। तो वे संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु होता है अपूर्णांक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप लिख सकते हैं -0.5, फिर उसके बाद 0.2, 0.7, 3/2, 5/2, 7/2, ये जो होते हैं सभी अपूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 7/2 है, जब आप 2 से भाग देंगे 7 को तो आपको मिलेगा 3.5। 7/2 बराबर 3.5। तो जो 7/2 है ये अपूर्णांक है, क्योंकि इसमें दशमलव बिंदु उपस्थित है। तो आई होप आप अपूर्णांक की परिभाषा उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो वे संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने में प्रयोग किया जाता है प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल N से दर्शाते हैं। जब हम किसी वस्तु की गणना करते हैं तो शुरुआत जो है 1 से करते हैं, 1, 2, 3, 4। तो जो प्राकृत संख्या होती हैं ये 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे कैपिटल N, इन्हें कैपिटल N से दर्शाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये चलती रहेंगी इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल W से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैपिटल W बराबर, देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से शुरू होती हैं और
अनंत तक जाती हैं, और जो पूर्ण संख्या होंगी वे 0 से शुरू होंगी। जो प्राकृतिक संख्या है उनमें हम 0 को भी शामिल कर लेंगे। तो जो पूर्ण संख्या है ये 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और जो प्राकृतिक संख्या होती हैं ये 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2। अब जो 2 है ये एक अभाज्य संख्या है। जो 2 है ये 2 से ही विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो गया। 3 हो गया आपका, 5, 7, और आप ले सकते हैं यहाँ पर 11, 13, 17, 19, ऐसे ही आप उदाहरण ले सकते हैं। अब जो 1 होता है, 1 ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। जो 0 होता है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4 हो गया। अब जो 4 है ये भाज्य संख्या है। ये 2 से विभाजित है और 1 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। 4 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 15, ये जो भी संख्या हैं सभी भाज्य संख्या हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। फिर इसके बाद सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।